हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीएल में एचईएमएम ऑपरेटर की वैकेंसी जो है वो आ गई है, जिसका इंतजार 2-3 सालों से हो रहा था। जब 2019 वाला पेपर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, उसके बाद किसी न किसी रीजन से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो स्टूडेंट्स अब तक इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है। और पिछली बार आपको पता है कि क्या हुआ था, इस वैकेंसी में बहुत सारी चीजें थी, कंफ्लिक्ट था, बच्चे स्ट्राइक भी किए, धरना भी दिए, बट कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बार आपको पता है ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन होगा आपका पेपर। तो यहाँ पे पिछली बार जो चीजें हुई थी उसके यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है, इवन 1% भी चांस नहीं है कि वैसा हो सकता है। तो आइए हम इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमें इसका प्रिपरेशन कैसे करना है और एग्जाम डेट वेट क्या हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है एचईएमएम ऑपरेटर ट्रेनी की वैकेंसी है, जो कि पिछली बार जो वैकेंसी आई सेम वही वैकेंसी है। और कहाँ के लिए है, तो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि हमारे पास टोटल 10 माइंस है, 10 माइंस है, 10 प्रोजेक्ट है। और कहाँ पे, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। जिन दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल मिला करके 10 माइंस के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। और यहाँ पे जो है वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे टोटल इस बार 338 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें कि आपका सॉवेल ऑपरेटर के 35 वैकेंसी है, डंपर ऑपरेटर के 221 है, सरफेस माइनर ऑपरेटर के 25 वैकेंसी है, डोजर ऑपरेटर के 37 वैकेंसी है, ग्रेडर ऑपरेटर के 6 है, पे लोडर के 2 है और ट्रेन ऑपरेटर के 12 वैकेंसी है। टोटल मिला के 338 वैकेंसी है। जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा कि 1-2 वैकेंसी एक्स्ट्रा थी जो कि इस बार नहीं आई है, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो इंतजार कर रहे थे। जैसे कि ड्रिल ऑपरेटर की वैकेंसी, इन्होंने इस बार ड्रिल ऑपरेटर की कोई वैकेंसी नहीं दी है। और ड्रग लाइन ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी पिछली बार, वो भी इस बार नहीं आई है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिर्फ इन्होंने मांगा है कि आपके पास 10th क्लास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिकुलेट, एसएससी, हाई स्कूल, जो भी आपके यहाँ पे रहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने मांगी है कि आपके पास एचएमवी या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, दोनों एक ही चीज को बोलते हैं, जो कि आपके आरटीए आरटीओ द्वारा किसी भी इंडिया के स्टेट से इशूड होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि एक बात कही है क्रूशियल डेट की यहाँ पे, ठीक है, कि आपके पास जो लाइसेंस है वो क्रूशियल डेट पे वैलिड होना चाहिए। अब ये क्रूशियल डेट क्या है, इन्होंने सेकंड पेज पे देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने बैकलॉग वैकेंसी मेंशन कर रखा है। बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था वहां पे ये पोस्टें खाली रह गई, यानी कि उस वैकेंसी में ये पोस्ट नहीं भर पाई थी। तो यहाँ पे 4 ऐसे वैकेंसी है जो बैकलॉग में है, एक ओबीसी कैटेगरी में, एक एससी में और 2 एसटी में, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में हमारे पास पहले से वैकेंसी खाली है। और उसके बाद अगर हम फिर बात करें तो यहाँ 2 तरीके का रिजर्वेशन बता रखा है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है और दोनों में कैसे कैसे रिजर्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीचे यहाँ पे देखिए एक क्रूशियल डेट मेंशन कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। 31 अगस्त 2023 के डेट को इन्होंने एक बेस डेट मान रखा है कि इस डेट से पहले आप 10th भी पास होने चाहिए और प्लस आपके पास एचएमबी का वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए। एचएमबी का कौन सा लाइसेंस, तो आपके पास परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। अगर किसी के पास लर्नर है तो लर्नर लाइसेंस से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्कैन कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपीज भी इन्होंने अपलोड करने को कह रखा है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे आपको। और यहाँ पे एक चीज और कह रखा है कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मिनिमम उनके 55% मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में, मतलब आपके 55% कम से कम या उससे ऊपर मार्क्स होना चाहिए। बाकी कैटेगरीज के लिए मार्क्स यहाँ दे रखा है कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर 50%, एससी या एसटी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब 45%।
मतलब मिनिमम इतने परसेंटेज आपके 10th की मार्कशीट में होना चाहिए। और ये आपको स्कैन कॉपी भी अपलोड करना है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि वही डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, जेन्युइन डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, जो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जा सके। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और मेंशन कर रखा है कि इस बार कोई भी फिजिकली डिसेबल्ड, आपको पता ही ऑपरेटर की वैकेंसी है, मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी को चलाना है, ड्राइव करना है, तो यहाँ पे इस बार कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जो फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए है। तो जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हो वो इस वैकेंसी में अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि एक भी वैकेंसी हमारे पास फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अब बात करें कि आपको सैलरी वगैरह क्या मिलेगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो यहाँ पे आपका सैलरी क्या होगा। तो देखिए सारे के सारे पोस्टों के लिए यहाँ पे इन्होंने ग्रेड दे रखा है कैटेगरी 1, सारे के सारे पोस्टों के लिए इन्होंने दे रखा है कि बेसिक पे स्केल जो दे रखा है बेसिक रुपीज 1502 रुपए 66 पैसे, और यहाँ पे पर डे दे रखा है 1502 रुपए 66 पैसे। अगर हम 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका करीब करीब 45,079, मतलब 45,079 रुपए। ये तो आपकी बेसिक सैलरी हो गया, प्लस इस पे जो गवर्नमेंट के डीए चल रहे हैं 42%, प्लस अदर अलाउंसेस जो बहुत सारे अलाउंसेस हैं वो भी चल रहे हैं, वो आपको अलग से मिलेंगे। सैलरी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आएगी, सैलरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि अगर आप 3 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं और फिर आप, अगर हमें लगता है कि आप सुटेबल हैं तो हम आपको एचएमएम ऑपरेटर बना देंगे। देखिए निकालेंगे ये किसी को नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज इन्होंने गलत दे रखी है। डेजिग्नेशन क्या होगा आपका 3 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे तो एचएमएम ऑपरेटर। यहाँ पे इन्होंने जो ट्रेनिंग मेंशन कर रखा है ये गलत मेंशन कर रखा है, 3 साल बाद आप ट्रेनिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, एचएमएम ऑपरेटर एग्जीक्यूशन कैटेगरी डी। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है खनन। ठीक है, आपको पता है कि आपको माइंस में ड्यूटी है, तो माइंस में क्या होता है, खनन होता है, तो वहीं पे आपकी ड्यूटी, इसलिए एचएमएम ऑपरेटर एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे ही मेंशन कर रखा है कि सारे के सारे जो अलाउंसेस हैं वो आपके बेसिक सैलरी से अलग दिए जाएंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें, जो एससी एसटी ओबीसी है, तो देखिए जो भी कैटेगरी से लोग हैं, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, आपको सेंटर का जो भी ये सर्टिफिकेट सेंटर का चाहिए। ठीक है, स्टेट का भी बनता है, लेकिन स्टेट वाले से काम नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल वाला, तो सेंट्रल वाला जो एससी एसटी ओबीसी बनता है वो आपको चाहिए होगा, वो आपको अपलोड करना होगा। जिसके पास नहीं है, पुराना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अभी भी अप्लाई कर दीजिए, 1 हफ्ते में वो आपको बन के मिल जाएगा। मैक्सिमम 1 वीक टाइम लगता है, 1 हफ्ते में आपका बन के मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि नया वाला अपलोड करिए। ठीक है, क्योंकि पुराना अपलोड करेंगे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नया लेके जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि भैया आपने तो पहले दूसरा दिया था, अब ये आप दूसरा दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट की बात कर रखी है। एज लिमिट, तो एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम दे रखा है कि आपका उम्र मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट है वो 30 साल होना चाहिए। लेकिन गिनती कहां से करेंगे आप, क्रूशियल डेट तक। क्रूशियल डेट मैंने बताया था 31 अगस्त 2023 तक। 31 अगस्त 2023 तक आपकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 30 प्लस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी रिजर्वेशन में आते हैं तो ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में 30 प्लस नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास, देखिए यहाँ भी मेंशन कर रखा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो नो रिलैक्सेशन, आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपकी एज लिमिट 30 की 30 होगी। एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन दे रखा है, मतलब अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 साल आपकी एज प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन, मतलब 35 ईयर की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है, सेंट्रल लिस्ट में है, तो आपको 30 ईयर आपकी एज प्लस 3 ईयर आपको रिलैक्सेशन, यानी कि 33 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे एक्स सर्विसमैन का दे रखा है कि एक्स सर्विसमैन कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विसेज, मतलब आपने जो डिफेंस में जो सेवा दे रखी है, जितनी भी सेवा दे रखी है, जितने सालों की सेवा दे रखी है, उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, हम उतना ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन देंगे। मतलब अगर किसी ने 12 साल सर्विस की है डिफेंस में, तो 12 और 3 15, मतलब हम उसको 15 साल रिलैक्सेशन देंगे। कहां से, 30 साल एज लिमिट है, 15 साल रिलैक्सेशन, मतलब वो 45 ईयर्स के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी से है तो 3 साल की जगह 6 साल देंगे,
और अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो हम 8 साल का देंगे। 8 साल मतलब जो भी सर्विस उन्होंने दे रखी है उसमें 6 जुड़ जाएगा अगर OBC से है, और जो भी सर्विस दे रखी है अगर उसमें SC/ST से बिलोंग करता है उसमें 8 साल जुड़ जाएगा। और मैक्सिमम 50 साल की एज लिमिट है। किसके लिए? ये जो एक्स सर्विसमैन है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप NCL या किसी भी सब्सिडरी या कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरी में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो आप 59 ईयर के एज के भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक दिन बाद आप रिटायर होने वाले हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका दे रखा है एप्लीकेशन फीस के बारे में डिटेल्स। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज है UR, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरीज है, जनरल कैटेगरीज है, EWS से है, OBC से है, तो आपको 1,000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी जिसपे 18% जीएसटी यानी कि 180 1180 1180 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस के नाम पे आपको पे करनी पड़ेगी। क्यों इतना महंगा फीस है? क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन के पेपर जितने भी होते हैं उसकी फीस 1,000 रुपए के आसपास ही होती है। और अगर आप SC/ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखी है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे दे रखी है कि मिसकंडक्ट से रिलेटेड अगर आपको गिल्टी पाया जाता है तो आपके साथ क्या करेंगे। देखिए ये पॉइंट तीनों आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला तो ये है कि अगर देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है इम्पर्सनेटिंग और मिसबिहेविंग इन एग्जामिनेशन हॉल। इसका मतलब बेसिक समझिए कि आप एग्जाम हॉल में कुछ बदतमीजी करते हैं, ठीक है, किसी से मिसबिहेव करते हैं, किसी से उल्टी बातें करते हैं, तो यहाँ से आपको एग्जाम सेंटर से बाहर आपको निकाला जा सकता है। और यहाँ पे कंपनी ने मेंशन कर रखा है, कंपनी में ऑल्सो डिबार सर्च कैंडिडेट्स, मतलब भविष्य में जो भी NCL या इससे रिलेटेड होने वाले एग्जाम है उसके भी सिलेक्शन प्रोसेस से आपको हमेशा के लिए बाहर किया जा सकता है। दूसरी चीजें इन्होंने दे रखी है कि इफ इट इज डिटेक्टेड एनी कैंडिडेट हैज फर्निश्ड एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन और पार्टिकुलर्स, अगर आप फॉर्म भरते टाइम कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत दे रखे हैं, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, गलत कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी गलत अपलोड कर रखे हैं, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे टैली नहीं होती है वो डॉक्यूमेंट्स, तब भी आपका जो अपॉइंटमेंट होगा या जो भी आपका एप्लीकेशन होगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर हो भी जाता है भविष्य में अगर कोई वेरिफिकेशन होती है तो आपको सर्विस से टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है। ठीक है कि अगर आप गलत डॉक्यूमेंट देने के बाद अगर आपकी नौकरी लग भी जाती है तो आपको सर्विस से टर्मिनेट कर देंगे। तीसरी बात ये रखिए, कन्वर्सिंग इन एनी फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन। कन्वर्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप किसी चीज पर किसी की राय जानना चाहते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए, इसको बोलते हैं कन्वर्सिंग। मतलब आप किसी से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे कन्वर्सिंग का मतलब एक और होता है, अगर आप पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तरीके से भी अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने दे रखा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी मतलब 10वीं तो होंगे ही आप, प्लस इसके साथ साथ आपके पास HND का लाइसेंस भी होगा। कब तक? क्रूशियल डेट तक, मतलब 31 अगस्त 2023 तक आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और जो पेपर होगा वो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा इस बार, ऑनलाइन। मतलब यहाँ पे कोई आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई पेन पेपर नहीं मिलेगा कि ये लीजिए पेन, इसको गोला करिए, काला करिए, पीला करिए। यहाँ पे सीधे सीधे कंप्यूटर पे आपको बैठाया जाएगा और वहां पे 100 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा और 90 मिनट का टाइम होगा। मतलब कि 1.5 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चन करना है। 1.5 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका 100 मार्क्स में ही जो भी आपका स्कोर बनेगा वो स्कोर बनेगा। अगला यहाँ पे इन्होंने टेस्ट सिटीज दे रखा है, कौन से शहरों में आपका टेस्ट होगा। तो देखिए ऑफलाइन पेपर होता था तो फिर आपके आसपास जो ज्यादातर लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो
सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से होंगे, तो ज्यादातर सेंटर पिछली बार भी सिंगरौली के आसपास थे या सोनभद्र में भी थे बहुत सारे। तो यहाँ पे सीबीटी होने के कारण वो ऑप्शन भी खत्म हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ सेंटर मिलेगा। अगर हम एग्जाम सेंटर की बात करें तो ये देखिए जो एनसीएल ने मेंशन कर रखा है कि एग्जाम सेंटर, क्योंकि सारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे, तो मध्य प्रदेश में आपका 3 सेंटर इन्होंने बनाया है, एक जबलपुर है, एक इंदौर है, एक भोपाल है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर और मेरठ। बिहार में बात करें तो बिहार में इन्होंने पटना और मुजफ्फरपुर बनाया है। झारखंड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर। वेस्ट बंगाल में कोलकाता और दुर्गापुर। महाराष्ट्र में भी सेंटर है, नागपुर और पुणे। छत्तीसगढ़ में रायपुर, उसके बाद भिलाई या दुर्ग। देखिए भिलाई या दुर्ग में डिपेंड करता है जहां पे ज्यादा कैंडिडेट होंगे। अगर भिलाई में ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो दुर्ग को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, भिलाई में दुर्ग वालों को भिलाई में दे दिया जाएगा। और सेम उल्टा, दुर्ग में ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो भिलाई नहीं होगा, दुर्ग सेंटर होगा। वही चीज उड़ीसा में किया गया है, भुवनेश्वर या कटक दोनों में से किसी एक को रखेंगे, जहां पे ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे उस सेंटर को रखेंगे। नई दिल्ली में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर भी दे रखा है, यानी कि आपका जो नोएडा वाला पोर्शन है वो भी हो सकता है और जो गुरुग्राम वाला पोर्शन है वो भी हो सकता है। ठीक है, नोएडा और गुड़गांव। राजस्थान में भी इन्होंने एक सेंटर दे रखा है जो है जयपुर। तो ये आप सेंटर चुन लीजिएगा एग्जाम भरते समय, जो आपके सबसे करीब होगा। पहले तो स्टेट चुन लीजिएगा, जैसे मध्य प्रदेश में आपको पेपर देना तो एमपी चुन लीजिएगा, और एमपी में कौन सा सेंटर चाहिए, जबलपुर चाहिए, इंदौर चाहिए, भोपाल चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। 5-6 प्रेफरेंस मांगेंगे आपसे, तो 5-6 स्टेट चुन लीजिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ ना हो तो कहाँ मिले, कहाँ वहां ना हो तो कहाँ आपका सेंटर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रखा है कि मिनिमम कट ऑफ भी कुछ चीजें होती है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको कुछ स्कोर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप काला पीला कर दिया 20 नंबर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, नहीं। इन्होंने दे रखा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 100 में आपके 50 नंबर आने चाहिए। जो आप 100 मार्क्स का पेपर दे के आएंगे उसमें 50 या इससे ऊपर मार्क्स आने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इतने तो आपके कम से कम होने ही चाहिए। उसके बाद कट ऑफ कहां बनेगा वो बाद में देखा जाएगा। और वहीं अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपके 40 मार्क्स यानी कि 40 या इससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। कितने में? 100 में। तो मिनिमम आपको मार्क्स भी स्कोर करना है। उसके बाद हम बात करें कि पिछली बार देखिए आपसे वैकेंसी में ना एक चीज मांगी गई थी कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस मांगे गए थे। लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दे रखा है ना कि जो हम करेंगे किस हिसाब से करेंगे, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ पोस्ट। मतलब कि आप कोई भी अप्लाई कर रहा है, कोई भी किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है, वहां पे सिर्फ आपको एचएमएम ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले दे रखा है कि सबसे पहले प्रेफरेंस हम सॉवेल ऑपरेटर को रखेंगे। मतलब जितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले सॉवेल ऑपरेटर की वैकेंसी फुल करेंगे, उसके बाद डंपर ऑपरेटर, उसके बाद सरफेस माइनर, उसके बाद डोजर, उसके बाद ग्रेडर, उसके बाद पेल लोडर, और जो लास्ट में वैकेंसी बचेगी उसको हम क्रेन ऑपरेटर से फुलफिल करेंगे। यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि रिस्पॉन्स क्वेरी मैनेजमेंट विल बी मेड ऑपरेशनल ऑन एनसीएल वेबसाइट आफ्टर 2 days। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने दे रखी है कि आपका एग्जाम जिस दिन भी होगा, आपका एग्जाम जिस दिन भी होगा उसके 2 दिन बाद आपकी आंसर की आ जाएगी, आपकी आंसर की आ जाएगी। मतलब आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा कि आपको 100 नंबर में से कितने नंबर मिले हैं, ये आपको पता चल जाएगा 2 दिन बाद ही। उसके बाद इन्होंने दे रखा है फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर इनवाइटिंग कमेंट्स एंड ऑब्जेक्शन फ्रॉम कैंडिडेट्स इफ एनी, द लिंक फॉर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट विल बी होस्टेड फॉर 4 days। इसका मतलब ये होता है कि 2 दिन बाद आपको आंसर की तो मिल जाएगी, लेकिन आपको 4 दिन का समय और दिया जाएगा। 4 दिन का समय किस लिए? कि अगर आपको लगता है कि उसमें कोई क्वेश्चन है जो कि गलत है, या कोई क्वेश्चन का मतलब गलत है, अर्थ गलत है, या कुछ और निकल रहा है, तो आप प्रूफ के साथ किसी भी बुक का, किसी भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती है, और कुछ जेन्युइन कंटेंट का प्रूफ देते हुए अगर आप वहां पे अपलोड कर देंगे और आपका वो सही पाया जाता है तो उसके मार्क्स फिर आपको मिलेंगे, उसके मार्क्स भी मिलेंगे आपको। उसके लिए आपको 4 दिन का, गलत क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको 4 दिन का समय मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ऑब्जेक्शन थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं पेपर देख के आते हैं तो कहते हैं नहीं आरटीआई लगाएंगे, ये क्वेश्चन गलत था, वो क्वेश्चन गलत था। ऐसी चीजों को कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी, यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिख दिया है।
2 दिन बाद पेपर दे के आएंगे, 2 दिन बाद आपके आंसर की आ जाएगी, आपके पास 4 दिन का समय है। ऑनलाइन उसी पोर्टल पे ही ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन नंबर है उसका क्वेश्चन नंबर का कोड नंबर डाल करके वहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। अगर चीजें सही पाई जाती हैं आपके उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेपर अगर एक शिफ्ट से ज्यादा में हुआ, अगर आपका एग्जाम एक शिफ्ट से ज्यादा में हुआ, अगर एग्जाम मान लीजिए 2 शिफ्ट में होता है, तो यहाँ पे फिर नॉर्मलाइजेशन की बातें भी आएंगी, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, जिसका यहाँ पे दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन ये देखा जाएगा बाद में, तब की तब, ये जब जब पेपर होगा तब की बात है कि अगर 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। उसके बाद फॉर्म कहाँ से फिल करना है, हाउ टू अप्लाई, तो इन्होंने ये दे रखा है कि एनसीएल की वेबसाइट पे जाकर के www.nclcil.in के वेबसाइट पे जाकर के करियर का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ एचएमएम ऑपरेटर ट्रेनिंग का ऑप्शन है, और वहां पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्लस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है स्कैन कॉपी होने चाहिए, 10th के लाइसेंस और आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि SC ST और एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी सबके लिए 1000 रुपए प्लस 180 रुपए, जो मैंने आपको बताया 1180 रुपए फीस होगा। ऑनलाइन ही पे करना है, ऑफलाइन पे नहीं करना है आपको। और यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, देखिए पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से देखिए, क्या क्या आपको चाहिए। स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए आपका फोटो चाहिए, एक पासपोर्ट साइज। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विथ ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक कलर काले रंग के पेन से साइन करके अपलोड करना है, काले रंग के पेन से। तो ब्लैक कलर के पेन से आप यहाँ पे साइन करके उसको स्कैन करवा लीजिएगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी भी चाहिए, लेकिन कौन से, तो एक तो उन्होंने 10th का सर्टिफिकेट मांगा है, 10वीं का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगा, एक आपके पास वैलिड HMV हैवी मोटर व्हीकल का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दीजिए, वो भी आपका लाइसेंस चल जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट से पहले आपका वो वैलिड होना चाहिए, मतलब तब तक वो रिन्यू हो जाना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC SC ST विल हैव टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। जो आपका SC ST OBC या जिसका भी आपको अपलोड करना है रिजर्वेशन, उसका पहले फोटोकॉपी करा लीजिएगा, नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख लीजिएगा, अपना साइन कर लीजिएगा, तब उसको यहाँ पे अपलोड करिएगा। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक इनकम सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ना, उसको फोटोकॉपी करा लीजिएगा, नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा और वहां पे अपने साइन कर दीजिएगा, तब उसको अपलोड करिएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड लिख लीजिएगा नीचे, बस सेल्फ अटेस्टेड ऐसे करके लिख लीजिएगा और नीचे अपने जो भी साइन होगा वो नीचे साइन कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है 9 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गया सुबह 10 बजे से, और एग्जाम का जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2023 दे रखा है 11:59 PM, मतलब रात को 12 बजने में 1 मिनट बाकी रहेगा तब तक। लेकिन याद रखिएगा ऑनलाइन जो है ये टाइम 11:59 ना दिखा करके 11:55 PM दिखा रहा है, ठीक है। तो उस दिन तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 3, 4, 5 दिन में आप सारे के सारे लोग जो है फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि कल तक भी करीब करीब 7,000 फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं। कल के डेट तक यानी कि 12 तारीख तक 7,000 लोग फॉर्म भर चुके हैं। 4 दिन में 7,000 लोग फॉर्म भर चुके हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इसीलिए लेट मत करिएगा, लास्ट मोमेंट का कोई भरोसा नहीं, वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे अच्छा समय रहते हुए सारा फॉर्म भर लीजिए, डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर लीजिए, जिसके पास नहीं है वो जल्दी से बनवा लीजिए, कुछ चीजें नहीं है जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है उसको जल्दी से बनवा लीजिए, कोई करेक्शन करवाना वो भी करवा लीजिए, उसका वेट मत करिए किसी चीज का, ठीक है। और इस बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का, ऑफलाइन पेपर नहीं है, पेपर आपका ऑनलाइन CBT मोड में है, ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जिसके जो नंबर आएंगे उसी के बिहाफ पे सिलेक्शन होगा। पिछली बार की जैसे चीजें नहीं होंगी कि बहुत सारे स्कोर्स जो है इधर उधर हो गए थे, आपको पता ही होगा क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी,
तो पिछली बार की तरह ये पेपर नहीं होने वाला है, इसलिए इस बार का सिलेक्शन टोटली आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता होगा सिलेबस भी थोड़ा सा इस बार उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, तो सिलेबस का भी अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो सीबीटी आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 मार्क्स का, उसमें 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, पिछली बार भी था सिलेबस में, जो कि पिछली बार में कुछ रीजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछ लिए गए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 to 40% क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच एक्सेट्रा विथ a driver should possess for efficient driving operation of machine and vehicle। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला है कि आपके पास डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उसका ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, इंजन कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम करते हैं, ब्रेक कैसे काम करते हैं, इसका आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सेकंड इन्होंने दे रखा है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। इसका मतलब ये होता है करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग विथ वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ज्यादातर क्या कर रखा है कि करंट अफेयर्स को फोकस कर रखा है, और जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है यहाँ पे देखा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स। योजनाएं होती है ना, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो वो योजना क्या होता है, किस चीज से रिलेटेड होता है, उसका बेनिफिट क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, वो सब आपको देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, साइंस, एमिशन स्टैंडर्ड, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, परमिसिबल स्पीड at different location, Indian emission standard for vehicles, motor vehicle acts and rules और जनरल साइंस। देखिए पिछली बार जो सिलेबस था ना, वो बहुत लाइट सिलेबस था। यहाँ पे ये जब इन्होंने ये बात कर दी ना, मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड रूल्स, तो इसका मतलब है ये सिलेबस जो है बहुत वास्ट सिलेबस हो गया। ये अकेले में ही खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, एक्ट तो चलिए कुछ करके आप पढ़ भी सकते हैं, बुक्स आती है मार्केट में, लेकिन इसके पीछे जो रूल्स होते हैं वो बहुत उसकी मोटी मोटी बुक्स आती है, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है। और एक आखिरी टॉपिक यहाँ पे दे रखा है बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, 10th स्टैंडर्ड अरिथमेटिक कैलकुलेशन, डिस्टेंस रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रायंगल, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो सिलेबस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा स्कोर भी करने नहीं देगा लोगों को, लेकिन आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया बन जाएगा, एक अच्छा स्कोर बन जाएगा और 100% आपको सिलेक्शन भी दिलाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार चीटिंग वगैरह के कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड पेपर है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या पेपर में आने वाला है, और सेंटर भी ऐसी जगह रखे गए हैं कि जो आपके घर के आसपास भी नहीं है, दूर दूर सेंटर है, तो वहां जाकर के ऑब्वियस सी बात है आपके पास ऐसे कोई चांसेस होंगे नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी होगी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक बात और मेंशन कर रखी है कि जो एनसीएल का डिसीजन होगा, एनसीएल डिसीजन फाइनल। ठीक है, अगर एनसीएल कोई डिसीजन लेगा किसी भी कैंडिडेट पे किसी चीज पे, तो वो जो होगा वो सब पे लागू होगा और वही जो होगा फाइनल होगा। कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो एनसीएल जो डिसीजन लेगा उस पर पेनल्टी लगाएगा, या जो भी लगाएगा आपको डिबार करेगा एग्जाम देने से भविष्य में, तो वो एनसीएल का डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा। ठीक है, अब रही बात एग्जाम कब होगा, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 31 अगस्त का डेट दे रखा है फॉर्म भरने का लास्ट डेट। तो 31 अगस्त के बाद आपके पास एक मंथ बचता है सितंबर का और एक मंथ बचता है अक्टूबर का, तो 15 अक्टूबर के बाद आपका पेपर किसी भी दिन हो सकता है। 15 अक्टूबर के बाद आपका पेपर किसी भी दिन हो सकता है, मतलब अक्टूबर या नवंबर में तो मान के चलिए पेपर हो जाएगा। और ऑनलाइन मोड में है तो समझ लीजिए कि ये 1 महीने का पूरा प्रोसेस ही है। एग्जाम होगा, 2 दिन में आपका स्कोर आ जाएगा, 4 दिन का टाइम मिलेगा आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का, उसके बाद मुश्किल से 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट इशू कर देंगे फिर उसके बाद कट ऑफ, फोटो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चीजें चलते रहेंगी। ठीक है, अब रही बात इसकी तैयारी कैसे करें, तो देखिए पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग होंगे हमारे बैच से थे, जिसमें आपको पता भी होगा कि करीब करीब बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो गया, जो आपके बैच में पिछले साल थे, जिसमें से कि जो फर्स्ट रैंक होल्डर थे एचएमएम में, सेकंड थे, थर्ड थे, फोर्थ और फिफ्थ, इतने का मुझे नॉलेज है। 5 के 5 जो थे ये हमारे बैच से थे, मतलब आपके बैच से ही थे। अब इनका सिलेक्शन चाहे जिस मोड से भी हो, चाहे जैसे भी हुआ हो, पढ़ के लिए हो, चाहे जैसे भी हो, बट थे अपने ही स्टूडेंट। प्लस टोटल सिलेक्शन की बात करें तो टोटल सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि आपको पता ही होगा
कि पिछली बार हमारे बैच से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था और सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा हमारे बैच के स्टूडेंट्स से हुआ था, ये सब आपको पता ही होगा। और इस बार जो हमारी प्लानिंग है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा जल्दी से बैच खत्म कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि सीबीटी ऑनलाइन 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए हमारा सिलेबस जो है टाइम से खत्म हो जाना चाहिए और हमारा जो एक बार रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन जो है वो भी टाइम से खत्म हो जाना चाहिए। और ये तो मेरी तरफ से है, एक बार कोर्स होगा प्लस एक बार रिवीजन होगा, लेकिन ये रिवीजन आपकी तरफ से ये 3 से 4 बार होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो सिलेक्शन फिर से नहीं हो पाएगा, फिर से आप तैयारी करेंगे, अगले अचीवमेंट का वेट करेंगे और वो पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि एडमिशन तो लेंगे, लेकिन भाई पिछली बार की तरह नहीं कितने भी स्टूडेंट्स मिल गए। पिछली बार बैच में करीब करीब 600 से 700 स्टूडेंट हो गए थे, जिसमें आपको पता ही था कि ज्यादातर क्वेश्चन सवाल पूछने में आ रहा था। तो यहाँ पे हमने एक लिमिट डिसाइड किया है कि इस बार मैक्सिमम 100 स्टूडेंट लेंगे, 100 से ज्यादा लेना ही नहीं है। ठीक है, 2-4 की बात नहीं कर रहे, 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, पुराने स्टूडेंट को रह जाएंगे तो, लेकिन 100 से ऊपर लेना नहीं है, 100 का बैच बनाना है और 100 पे ही काम करना है। उसमें से कोशिश होगी कि मैक्सिमम 70 to 80% का सिलेक्शन हो ही जाए। 16 अगस्त 15 अगस्त मना लीजिए, उसके बाद 16 अगस्त से हम लोग अपने बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। फीस हमने पिछली बार से भी कम रखी है, फीस सिर्फ 799 रुपीज है, 799 रुपए, और ये जो है पूरे कोर्स कंप्लीट कोर्स की फीस है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स की फीस है। और पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो पिछली बार भी आपने जैसे पेमेंट किया था इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जैसे भी जिस कोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। पिछली बार की तरह आपको रिकॉर्डिंग इस बार नहीं मिलेगी, इस बार रिकॉर्डिंग का नया सिस्टम है, इस बार रिकॉर्डिंग आपको सारी की सारी ऐप में मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देंगे, मैं आपको ऐप में ऐड कर दूंगा, आपको लिंक आ जाएगा, उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपका पूरा बैच शो करेगा, उसकी पूरी क्लासेस शो करेगी, उसका पूरा शेड्यूल शो करेगा, वहां पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वहां पे नोट्स अवेलेबल है, नोट्स मिल जाएंगे, और वहां पे ऑनलाइन टेस्ट जो आपका सीबीटी पैटर्न है ना, वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी के पैटर्न पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, और एक वीक में एक टेस्ट भी होगा, उसमें ऑनलाइन ही होगा सब कुछ, एक वीक में एक टेस्ट होगा जो कि आपका ऑनलाइन होगा, और वो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, कोई आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, आप वहीं पे स्कोर, जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करेंगे, जैसे संडे को अगर टेस्ट होता है तो संडे को शाम तक 8 बजे के आसपास, शाम को 8 बजे के आसपास उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपके मोबाइल पे उसका मैसेज भी आ जाएगा, आपके ऐप पे भी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ग्रुप में भी स्कोर सारे लोगों का डाल दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास का शेड्यूल। जिसको भी एडमिशन लेना है, ये 1-2 दिन का समय है आपके पास, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, एडमिशन अपना कंफर्म कर लीजिए। बाकी फिर जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको चीजों को और डिटेल करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपका कल एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जो ये फॉर्म आपको फिलअप करना है ना, एक डमी किसी का लेकर के एक फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्म जो आपको फिलअप करना है, ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर जिसने फॉर्म नहीं भरा होगा और मन में कोई शंका होगी तो आप एक दिन और इंतजार कर लीजिए, कल मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस फॉर्मेट में चाहिए, वैसा सेम टू सेम करके और वहां पे आप अप्लाई कर लीजिएगा, फिर फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया, नंबर मेरा यही है, कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कभी भी। और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। मैं इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप उससे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई अगर नोटिफिकेशन हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, आप क्लास नहीं भी परचेस करते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं कि आप क्लास नहीं परचेस कर पाते हैं, तो भी वहां पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे जिसको कि आप यूज करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास कंटेंट है, वैसे मार्केट में ज्यादा किताबें खरीदने के चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि इसकी कोई मार्केट में प्रॉपर बुक्स नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा कोशिश करिए कि आपके पास जो कंटेंट है, रीजनिंग की जो किताबें, मैथ्स की जो किताबें, करंट अफेयर्स ऑनलाइन जो अवेलेबल है, जो बैच नहीं ले रहे हैं कोशिश करिए वहां से चीजों को कवर करने की। बाकी जो बैच ले रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सारा का सारा कंटेंट क्लास में मिल जाएगा, सारी की सारी पीडीएफ क्लास मिल जाएगी, डीजल हो, पेट्रोल हो, इंजन, ट्रैफिक रूल्स हो, पिछली बार आपने देखा होगा, तो वो सब आपको क्लास में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, फिर सभी को थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो आगे बार मेरे को रिंग कर लीजिएगा या मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या जो भी मोड से आपको ठीक लगे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।